हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी बाय अंगद सिंह पर। साथियों, आज से हम न्यायालय कनिष्ठ सहायक, वैयक्तिक सहायक और अन्य विभागों के जो कनिष्ठ सहायक पद आने वाले हैं उनकी तैयारी के लिए इस विशेष बैच की शुरुआत कर रहे हैं। जितने भी बच्चों ने यह कोर्स ज्वाइन किया है, मैं उन सभी का दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। इस परीक्षा में सफल होने के लिए कोई असाधारण प्रतिभा नहीं चाहिए। आपको चाहिए नियमितता यानी कंटिन्यूटी, अनुशासन और रोज का मेहनती प्रयास। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं लेकिन चयन तो उन्हीं का होता है ना, जो आखिरी दिनों तक लगातार बने रहते हैं। इसलिए आज से हम वादा करते हैं, न कोई बहाना, न कोई ढिलाई और न ही आज का काम कल पर। ठीक है, हमारी रणनीति बिल्कुल साफ रहेगी। हम प्रतिदिन उत्तराखंड, सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन यानी जीएस तीनों विषय पढ़ेंगे। जो भी पढ़ेंगे उसे समझेंगे और फिर याद भी करेंगे। ये याद कराने वाली जो जिम्मेदारी है ना, ये मेरी ही है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का। क्लास खत्म होते ही आपको उस दिन के नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे और शाम 6 बजे प्रतिदिन, सोमवार से लेकर शनिवार तक शाम 6 बजे आपको अभ्यास के लिए प्रश्न दिए जाएंगे। प्रतिदिन आपको उत्तराखंड के लगभग 100 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। प्रतिदिन सामान्य हिंदी के लगभग 70 से 80 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको प्रतिदिन मिलेंगे और जीएस के भी आपको लगभग 100 बहुविकल्पीय प्रश्न प्रतिदिन दिए जाएंगे बच्चों। इसके अलावा प्रति बुधवार और प्रति रविवार यानी हर बुधवार और रविवार को आपका 100 अंकों का फुल टेस्ट होगा, ताकि आपकी जो तैयारी है वह लगातार मजबूत होती रहे और आपको अपनी वास्तविक स्थिति का पता चलता रहे। तो बच्चों, मैं आपको एक बात पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि अगर आप इस बैच को पूरी ईमानदारी से फॉलो करते हैं, रोज नोट्स पढ़ते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और टेस्ट देते हैं, तो आपकी तैयारी उस स्तर पर पहुंच जाएगी जहां से चयन की राह बहुत आसान हो जाती है। लेकिन याद रखिए, सपने देखने से नौकरी नहीं मिलती, उसके लिए रोज प्रतिदिन डेली मेहनत करनी पड़ती है। और एक बात और, आज जो बच्चा मोबाइल पर समय बर्बाद कर रहा है और आज जो बच्चा स्टडी बाय अंगद सिंह इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा है, जो यहाँ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वो नोट्स पढ़ रहा है, प्रतिदिन क्लास देख रहा है, ठीक है, कक्षाएं देख रहा है और प्रतिदिन जो प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, 3 प्रैक्टिस सेट जो प्रतिदिन दिए जाएंगे, उन्हें पूरी मेहनत और लगन के साथ लगा रहा है, कुछ महीनों बाद दोनों की जिंदगी एक जैसी नहीं होगी। इसलिए अभी से तय कर लीजिए कि आपको भीड़ का हिस्सा बनना है या चयनित अभ्यर्थियों की सूची में अपना नाम देखना है। तो बच्चों, पूरे जोश, पूरे आत्मविश्वास और पूरी ईमानदारी के साथ इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। चलिए अब कक्षा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम उत्तराखंड पढ़ेंगे। आज हम उत्तराखंड के सामान्य तथ्यों, राज्य के राजनीतिक स्वरूप और राज्य के प्रमुख राजकीय चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कॉपी पेन तैयार रखिए, ध्यान पूरी तरह पढ़ाई पर रखिए, क्योंकि आज का एक एक मिनट आपके चयन की नींव रखेगा बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, उत्तराखंड की राजनीतिक अवस्थिति, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। लेकिन मैं 2-3 फैक्ट आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं उत्तराखंड से संबंधित। बच्चों, जो उत्तराखंड राज्य विधेयक था, ये लोकसभा में कब पारित हुआ था? 3 में फैक्ट अलग से आपको बताना चाहूंगा, जो आपको नोट्स में नहीं दिखेंगे, वो आप कहीं ना कहीं नोट कर लेना। तो उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड जो हमारा राज्य है, इससे संबंधित जो विधेयक था, ठीक है, जो विधेयक था बच्चों, ये लोकसभा में जो पारित हुआ था, वो कब पारित हुआ था? ठीक है, आसान सा फैक्ट है, परीक्षा वाणी में सबसे पहले यही फैक्ट आपको दिखाई देगा। तो ये पारित हुआ था बच्चों 1 अगस्त 2000 को। ठीक है, 1 अगस्त वर्ष 2000 को ये पारित हुआ था। ठीक है, अच्छा जी, उत्तराखंड राज्य जो विधेयक था, ये राज्यसभा में कब पारित हुआ था? तो राज्यसभा में पारित हुआ था बच्चों 10 अगस्त 2000 को। याद रखना, 10 अगस्त 2000 को। और उत्तराखंड राज्य का जो ये विधेयक था, इस पर राष्ट्रपति ने कब साइन किए थे, कब हस्ताक्षर किए थे? तो ये भी आपको याद रखना है बच्चों। तो राष्ट्रपति महोदय ने इस पर जो साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे, वो 28 अगस्त 2000
वर्ष 2000 को किए थे। ठीक है, अच्छा जी, उस समय राष्ट्रपति कौन थे, यह भी महत्वपूर्ण है। तो उस समय हमारे जो राष्ट्रपति थे वो थे बच्चों KR नारायणन। ठीक है, ठीक है, नारायण, याद रखना, KR नारायण हमारे राष्ट्रपति थे। और उत्तरांचल राज्य का गठन कब हुआ था, ये तो आप सभी बच्चे जानते हैं, 9 नवंबर वर्ष 2000 को हमारे प्यारे उत्तराखंड का गठन होता है। और भारतीय गणतंत्र का जो हमारा उत्तराखंड है ये 27वां राज्य बनता है। वहीं हिमालय राज्यों में हमारा जो राज्य है वो 11वां हिमालय राज्य था। ठीक है, तो ये बेसिक सी जानकारी जो नोट्स में नहीं थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब हम नोट्स के ऊपर चलते हैं। एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूं, उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था 1 अगस्त वर्ष 2000 को। और उत्तराखंड राज्य विधेयक राज्य लोकसभा में राज्यसभा में पारित हुआ था 10 अगस्त 2000 को। और उत्तराखंड राज्य विधेयक ये जो विधेयक था इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं बच्चों 28 अगस्त वर्ष 2000 को। और उस समय जो राष्ट्रपति थे हमारे वो थे KR नारायण। ठीक है, 9 नवंबर वर्ष 2000 को हमारे उत्तराखंड जो उत्तरांचल राज्य था, अब हमारे उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड हो गया है। तो 9 नवंबर वर्ष 2000 को उत्तरांचल राज्य का गठन हो जाता है। 27वां भारतीय गणतंत्र का ये 27वां राज्य बनता है और हिमालय राज्यों के क्रम में ये 11वां राज्य होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं अपने उत्तराखंड राज्य के बारे में। और सबसे पहले राजनीतिक अवस्थिति, ये हमारा चैप्टर रहेगा, जो प्रथम चैप्टर रहेगा। ठीक है, ओके, जो हमारा बच्चों उत्तराखंड राज्य है वह भारतीय राज्य है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, और भारतीय राज्य जो उत्तराखंड है ना, यह भारत की मुख्य भूमि के उत्तरी भाग में अवस्थित है। ठीक है, देखिए ये भारत की मुख्य भूमि है। ठीक है, इसके अलावा अंडमान निकोबार भी भारत के ही हिस्से हैं। ठीक है, और लक्षद्वीप जो है ये भी भारत का हिस्सा है। लेकिन जो भारत की मुख्य भूमि है ना बच्चों, ये है जो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, ये भारत की मुख्य भूमि है। और भारतीय राज्य जो उत्तराखंड है ये भारत की मुख्य भूमि के उत्तरी भाग में है। ठीक है, इधर नॉर्थ साइड है और इधर साउथ है। तो आप देख सकते हैं भारत की मुख्य भूमि के उत्तरी भाग में अवस्थित है हमारा प्यारा उत्तराखंड। गठन के समय जो हमारा उत्तराखंड राज्य है ये 27वां राज्य था और पहाड़ी राज्यों में ये 11वां राज्य था। ठीक है, भारतीय गणतंत्र का हमारा उत्तराखंड राज्य 27वां राज्य था और पहाड़ी राज्यों में ये 11वां राज्य था। लेकिन क्या होता है 31 अक्टूबर वर्ष 2019 को, 31 अक्टूबर वर्ष 2019 को जम्मू कश्मीर जो राज्य है इसे विभक्त कर दिया जाता है बच्चों 2 यूनियन टेरिटरी में। यूनियन टेरिटरी बोले तो केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है, जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, 31 अक्टूबर 2019 से पहले इसे राज्य का दर्जा प्राप्त था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसको 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर व लद्दाख में विभक्त कर दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जम्मू कश्मीर के पास अब राज्य का दर्जा नहीं रहा, अब ये 2 यूनियन टेरिटरी में विभक्त हो चुका है। ठीक है, तो राज्यों की श्रेणी में अब उत्तराखंड 27वां राज्य नहीं रहा, अब हो चुका है हमारा जो प्यारा उत्तराखंड है वो 26वां राज्य। क्योंकि ये जो राज्यों की श्रेणी थी ना, इसमें एक राज्य जम्मू एंड कश्मीर था, तो इसे हटने के बाद जब इससे राज्य का दर्जा छीन लिया गया तो अब हमारा उत्तराखंड का जो राज्य है वो एक क्रम पहले आ जाएगा, यानी 27वें से 26वां हो जाएगा। अब क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो था एक पहाड़ी राज्य था, अब पहाड़ी राज्य का दर्जा छीन गया ना जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, तो अब हमारा जो उत्तराखंड है ये 11वां पहाड़ी राज्य या हिमालयी राज्य नहीं रहेगा, अब ये 10वां राज्य हो चुका है। ठीक है, तो राज्यों की श्रेणी में हमारा जो उत्तराखंड है वो भारतीय गणतंत्र का आज के समय में 26वां राज्य है बच्चों। और पहाड़ी राज्यों में या फिर हिमालयी राज्यों में 11वां राज्य ना होकर वर्तमान में हमारा जो उत्तराखंड है वो 10वां राज्य है। ठीक है, तो आशा करता हूं समझ में आपके आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड राज्य का गठन देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा भूभाग अलग करके हमारे उत्तराखंड का निर्माण किया गया, गठन किया गया। और ये जो उत्तर प्रदेश का बड़ा भूभाग था ना, इसमें शामिल थे 13 जनपद। और 13 जनपद कौन से, 13 हिमालयी जनपद। ठीक है, तो बच्चों 13 हिमालयी जनपद को अलग करके 9 नवंबर 2000 को हमारे प्यारे उत्तराखंड का गठन किया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से
13 हिमालयी जनपदों को अलग करके 9 नवंबर वर्ष 2000 को हमारे प्यारे उत्तराखंड का क्या कर दिया जाता है, गठन कर दिया जाता है। कब होता है हमारे उत्तराखंड का गठन? 9 नवंबर वर्ष 2000 को। ठीक है। अच्छा जी, स्थापना के समय जो इसका नाम था ना, हमारे प्रदेश का, हमारे राज्य का, वह उत्तरांचल था। ठीक है। स्थापना यानी 9 नवंबर 2000 को हमारा जो राज्य था उसका नाम क्या था? उत्तरांचल था। और 31 दिसंबर वर्ष 2006 तक इसका नाम उत्तरांचल ही रहता है। 1 जनवरी 2007 को हमारे प्यारे राज्य का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया जाता है बच्चों। क्या कर दिया जाता है? उत्तराखंड कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा। और वर्तमान में उत्तराखंड क्षेत्र को अलग कर नया राज्य गठित करने हेतु एक समिति का गठन किया जाता है जिसका नाम होता है कौशिक समिति। ठीक है। वर्तमान जो उत्तराखंड क्षेत्र है ना, इसको अलग कर नया राज्य गठित करने हेतु एक समिति बनाई गई थी और इस समिति का जो गठन था वो 1994 को हुआ था। ठीक है, जिसका नाम था कौशिक समिति। क्यों बनाई गई थी ये कौशिक समिति? क्या कारण था इसका बनाने का? तो राजनीतिक प्रशासनिक असुविधाओं से निपटने के लिए गठन किया गया था कौशिक समिति का। ठीक है, राजनीतिक और प्रशासनिक असुविधाओं से निपटने के लिए कि भाई जब हम एक नया राज्य का निर्माण कर रहे हैं तो उसकी राजधानी कहाँ होगी, उसके अंदर कितने जनपद होंगे। ठीक है। तो इस प्रकार की जो जितनी भी राजनीतिक और प्रशासनिक असुविधाएं होती हैं उनसे निपटने के लिए कौशिक समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था। कब किया गया था? 1994 में किया गया था। ठीक है। और ये कौन से क्षेत्र के लिए? जो आज का हमारा उत्तराखंड क्षेत्र है, इसको अलग करना था, एक नया राज्य गठित करना था और इस हेतु कौशिक समिति का गठन किया गया था 1994 में बच्चों। याद रखिएगा आप। ठीक है। कौशिक समिति के बारे में अगली कक्षाओं में हम और ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज जो हम पढ़ रहे हैं वो बेसिक पढ़ रहे हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड राज्य का आकार व क्षेत्रफल हम देख लेंगे। ठीक है। राज्य का जो आकार है ना बच्चों, वो लगभग आप देख सकते हैं आयताकार है। ठीक है, आयताकार हमारे उत्तराखंड का आकार है। और जो हमारे उत्तराखंड की लंबाई है वो 358 किलोमीटर है। ठीक है, लंबाई कितनी है हमारे राज्य की? 358 किलोमीटर है। और ये जो लंबाई है ना, ये पूर्व से पश्चिम है। ठीक है, पूर्व इधर है और पश्चिम इधर है। तो पूर्व से पश्चिम ये लंबाई है 358 किलोमीटर। और चौड़ाई जो हमारे राज्य की है बच्चों वो 320 किलोमीटर है। चौड़ाई उत्तर से दक्षिण जो हमारे राज्य की चौड़ाई है बच्चों वो कितनी है? 320 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा हमारे उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए कितना आसान फैक्ट है, लेकिन परीक्षा में आज तक ये आता है। ठीक है, अभी यूकेपीएससी की एक परीक्षा हुई थी, उसमें क्षेत्रफल ही पूछा गया था कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो ऐसा नहीं है कि जो आसान फैक्ट है आप उन्हें छोड़ते हुए चल रहे हैं कि यार ये तो आएगा ही नहीं, इसे बाद में देख लूंगा या कभी बाद में। नहीं, हर फैक्ट को आप देखते हुए चलिए। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है? मैं आपको क्लास दे रहा हूँ ना, क्लास में आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, कॉपी पेन आपके पास में है, मोटा माटी आप नोट्स बना रहे हैं। फिर जो मैं नोट्स आपको दूंगा वो आपके पास होंगे, उन्हें एक बार आप पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे। तो बच्चों 90% आपके अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, फिर हफ्ते भर में साप्ताहिक आप टेस्ट दोगे और साथ ही साथ एक दो बार और रिवीजन करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये जो है ना, मतलब 100% आपके याद हो जाएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं 100% आपके याद हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं भारत के कुल क्षेत्रफल का उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो 1.69% है। अब देखिए ये भारत का, हमारे प्यारे भारत देश का ये मैप है। ठीक है, देख रहे हो, ये पूरा का पूरा 100% है। 100% भारत है। और ये जो हिस्सा आप रेड कलर में देख रहे हो ये पूरे भारत का 1.69% एरिया है बच्चों। कितना है? 1.69% एरिया है। तो जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है ना बच्चों, ये हमारे प्यारे भारत का 1.69% एरिया है। याद रखोगे। ठीक है, 1.69%। उत्तराखंड में कितने जनपद हैं? तो भाई साहब उत्तराखंड में 13 जनपद हैं। 2 मंडल हैं। मंडल कौन कौन से हैं? एक गढ़वाल है। ठीक है, एक गढ़वाल है और एक कुमाऊं है। ठीक है, 2 मंडल हैं और 13 जनपद है। गढ़वाल मंडल में 7 जनपद हैं। ठीक है, आगे हम इन्हें पढ़ेंगे। और कुमाऊं में 6 जनपद है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जनपदों के बारे में पढ़ लेते हैं।
देखिए जो उत्तराखंड है इसमें जनपद कितने हैं? उत्तराखंड के 13 जनपद हैं, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल सबसे पहले हम देख लेते हैं। पौड़ी गढ़वाल ही हम सबसे पहले क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी। तो पौड़ी गढ़वाल जो जनपद है बच्चों, इसकी स्थापना कब होती है? 1840 में होती है। और पौड़ी गढ़वाल जो हमारा जनपद है ना, इसका क्षेत्रफल कितना है? 5329 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको याद करने ही होंगे, क्योंकि जितने भी जनपद हैं उनका स्थापना वर्ष और क्षेत्रफल परीक्षा में आता रहता है, ठीक है। अभी यूके ट्रिपल एससी ने 3-4 परीक्षा पहले ही चमोली के बारे में पूछा था। चमोली का क्षेत्रफल या चमोली का जो स्थापना वर्ष है, चमोली जनपद का जो स्थापना वर्ष है वो पूछा था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये गठन कब हुआ था इन जनपदों का और इनका क्षेत्रफल कितना है। तो पौड़ी गढ़वाल का जो गठन है बच्चों वो 1840 में हुआ था। और पौड़ी गढ़वाल का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 5329 वर्ग किलोमीटर। देहरादून का जो गठन हुआ था वो 1871 में हुआ था। और देहरादून का जो क्षेत्रफल है वो 3088 वर्ग किलोमीटर है। अल्मोड़ा का जो गठन हुआ था बच्चों ये 1891 को हुआ था। और अल्मोड़ा जनपद का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 3139 वर्ग किलोमीटर है। नैनीताल का गठन भी 1891 को हुआ था और नैनीताल का जो क्षेत्रफल है वो 4251 वर्ग किलोमीटर है। टिहरी गढ़वाल का गठन 1949 को हुआ था और टिहरी गढ़वाल का जो क्षेत्रफल है बच्चों वो हुआ था वो है 3642 वर्ग किलोमीटर। पिथौरागढ़ का जो गठन हुआ था वो 1960 को हुआ था और पिथौरागढ़ का जो क्षेत्रफल है वो 7090 वर्ग किलोमीटर है। उत्तरकाशी का गठन 1960 को हुआ था और उत्तरकाशी का जो क्षेत्रफल है वो 8016 वर्ग किलोमीटर है। चमोली का जो गठन हुआ था वो पिथौरागढ़ उत्तरकाशी के साथ ही हुआ था और चमोली का गठन हुआ था 1960 में, ठीक है। और चमोली का जो क्षेत्रफल है वो 8030 वर्ग किलोमीटर है और चमोली क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है बच्चों, ठीक है। सबसे बड़ा जनपद कौन है उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो चमोली है। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? तो उत्तरकाशी है। तीसरा सबसे बड़ा कौन है? तो पिथौरागढ़ है, ठीक है। चमोली का क्षेत्रफल कितना है? 8030 वर्ग किलोमीटर। उत्तरकाशी का कितना है? 8016 वर्ग किलोमीटर। पिथौरागढ़ का कितना है? 7090 वर्ग किलोमीटर बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार का जो गठन हुआ था वो 1988 को हुआ था और 2360 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है बच्चों, ठीक है। उधम सिंह नगर जो हमारा जनपद है इसका जो गठन हुआ था वो 1995 को हुआ था और क्षेत्रफल 2542 वर्ग किलोमीटर है। रुद्रप्रयाग का गठन 1997 को हुआ था, क्षेत्रफल 1984 वर्ग किलोमीटर है। चंपावत का जो गठन हुआ था ये भी 1997 को हुआ था और इसका जो क्षेत्रफल है ये 1766 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो चंपावत है हमारा जनपद ये सबसे छोटा जनपद है बच्चों, सबसे छोटा जनपद है, ठीक है। बागेश्वर का जो गठन हुआ था ये भी 1997 को ही हुआ था और बागेश्वर का जो क्षेत्रफल है वो 2246 वर्ग किलोमीटर है। तो आपको सभी जनपदों के गठन का वर्ष पता होना चाहिए और साथ ही साथ आपको इनके क्षेत्रफल का भी पता होना चाहिए। देखिए पौड़ी गढ़वाल का जो मुख्यालय है ना वो पौड़ी गढ़वाल में ही है। देहरादून का जो मुख्यालय है देहरादून जनपद का वो देहरादून में ही है। अल्मोड़ा जनपद का जो मुख्यालय है वो अल्मोड़ा में ही है, ठीक है। और नैनीताल जनपद का जो मुख्यालय है वो नैनीताल शहर में है। लेकिन टिहरी गढ़वाल जनपद का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नई टिहरी में है, याद रखना, ठीक है। नई टिहरी में है। पिथौरागढ़ जनपद का जो मुख्यालय है वो पिथौरागढ़ नगर में ही है। उत्तरकाशी जनपद का जो मुख्यालय है, जिला मुख्यालय, वो उत्तरकाशी में ही है, ठीक है। उत्तरकाशी जो हमारा शहर है उसी में है। चमोली का जो जिला मुख्यालय है बच्चों, चमोली जनपद का जो जिला मुख्यालय है वो गोपेश्वर में है, याद रखना, ठीक है। ये मैंने लिखे हुए हैं जो अलग है थोड़ा। हरिद्वार का हरिद्वार में है, उधम सिंह नगर का रुद्रपुर में है, ठीक है। बाकी सब सेम है, उधम सिंह नगर, चमोली और टिहरी गढ़वाल को छोड़कर, ठीक है। तो याद रख लेना इन्हें। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया सबसे बड़ा जो जनपद है वो कौन है? चमोली है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 8030 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। वर्ग किलोमीटर है तो याद रख लेना। सबसे छोटा जनपद कौन सा है? चंपावत है। और चंपावत का जो क्षेत्रफल है वो 1766 वर्ग किलोमीटर है बच्चों। कितना? 1766 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। 1766 वर्ग किलोमीटर।
उत्तराखंड आप जानते हैं एक पहाड़ी राज्य है, पर्वतीय क्षेत्र सर्वाधिक है, कितना है? तो पूरे उत्तराखंड में 86.07% जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो पहाड़ी एरिया है। ठीक है, अगर इसे हम वर्ग किलोमीटर में देखें तो 46,035 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है वो पर्वतीय एरिया है, पर्वतीय क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र कितना है उत्तराखंड के पास? तो बच्चों 13.07%। ठीक है, 13.07% जो है वो क्या है? मैदानी क्षेत्र है, और ये बैठ जाता है वर्ग किलोमीटर में 7,448 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम उत्तराखंड की सीमाएं देख लेते हैं। ठीक है, ओके, चलिए सीमा देख लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड की जो सीमाएं हैं वो किस किस से मिलती हैं, सबसे पहले मैं आपको मैप में बता देता हूं। ठीक है, मैप में देख लेते हैं। देखिए, ये जो सीमा है ना, यहां से लेकर और यहां तक, ये चाइना है। ठीक है, चाइना, चाइना कह लीजिए या तिब्बत कह लीजिए, क्योंकि तिब्बत के ऊपर चाइना का ही अधिकार है, तो चाइना कह लीजिए। और ये यहां से लेकर और ये जो यहां तक जो सीमा है वो किसकी है? वो नेपाल की है बच्चों। ठीक है, यहां से लेकर, ठीक है, और यहां तक की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड की लगती है, और यहां से लेकर बच्चों ये जो सीमा है ये हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। उत्तराखंड चारों ओर से किस किस से घिरा है? तो उत्तर प्रदेश जो हमारा भारतीय गणतंत्र का राज्य है, हिमाचल प्रदेश जो हमारे भारतीय गणतंत्र का राज्य है, चाइना जो कि एक देश है, और नेपाल जो कि एक देश है। ये चारों ओर लगे हुए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अपने नोट्स पर देख लेते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड की जो सीमा है, उत्तराखंड की सीमा से जो राज्य लगे हुए हैं वो दो राज्य लगे हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया, भारतीय गणतंत्र के दो राज्य उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? एक हिमाचल प्रदेश और दूसरा उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के दो जनपद ऐसे हैं बच्चों, हिमाचल प्रदेश के साथ हमारे उत्तराखंड के दो जनपद हैं जो सीमा साझा करते हैं, एक उत्तरकाशी और दूसरा देहरादून। ठीक है, एक उत्तरकाशी और दूसरा देहरादून। जबकि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के साथ हमारे उत्तराखंड के 5 जनपद सीमा साझा करते हैं, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल। ठीक है, आइए देख लेते हैं। मैप होगा, जरूर होगा, ऊपर वाले मैप में ही देख लेते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। मैंने क्या बताया था, यहां से लेकर और यहां तक हिमाचल प्रदेश है ना, मैं पेन का कलर बदल लेता हूं, आपको स्पष्ट दिखाई देगा। यहां से लेकर और यहां तक जो ये सीमा है ये हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है उत्तराखंड की। और इसमें कौन से जनपद है? तो भैया यहां से लेकर यहां तक तो देहरादून दिखाई दे रहा है, और यहां से लेकर यहां तक उत्तरकाशी दिखाई दे रहा है। यहां से लेकर यहां तक देहरादून, और यहां से लेकर यहां तक उत्तरकाशी। ठीक है, तो हमारे उत्तराखंड के दो जनपद ऐसे हैं बच्चों। ठीक है, उत्तर प्रदेश भी देख लेते हैं साथ ही साथ। ठीक है, उत्तर प्रदेश भी देख लेते हैं। तो हमारे उत्तराखंड के दो जनपद ऐसे हैं, ठीक है, जो सीमा साझा करते हैं हिमाचल प्रदेश के साथ। ओके, और यहां से लेकर, जैसा कि मैंने बताया था, और यहां तक उत्तर प्रदेश के साथ हमारी सीमा लगती है। और नोट्स में हमने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश के साथ हमारे उत्तराखंड के 5 जनपद सीमा साझा करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से। तो देखिए, यहां से शुरुआत होगी ना, अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो देहरादून जनपद के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। फिर हरिद्वार आ जाता है। ठीक है, हरिद्वार आ जाता है, तो दो जनपद यहां तक हो चुके हैं ना। ठीक है, और आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहां पौड़ी आ जाता है, यहां तक पौड़ी आ जाता है। ठीक है, यहां तक पौड़ी आ जाता है। ओके, पौड़ी आ गया। अब अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा तो यहां हल्का सा नैनीताल जनपद है यहां। ठीक है, हल्का सा नैनीताल है, तो 4 हो गए। और यहां से लेकर यहां तक बच्चों उधम सिंह नगर है, तो पूरे 5 जनपद हो चुके हैं। उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, देहरादून। ठीक है, तो ये 5 जो जनपद है ना, हमारे उत्तराखंड के 5 जनपद, ये सीमा साझा करते हैं किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हमारा जो उत्तराखंड है वो किन किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो बच्चों, एक तो नेपाल के साथ, जैसा कि मैंने आपको मैप में दिखाया था प्रत्यक्ष रूप से, और दूसरा चाइना के साथ हमारा उत्तराखंड सीमा साझा करता है। चाइना के साथ 3 जनपद सीमा साझा करते हैं और नेपाल के साथ भी 3 जनपद सीमा साझा करते हैं। चाइना के साथ कौन कौन से जनपद सीमा साझा करते हैं? एक तो उत्तरकाशी, एक चमोली और एक बच्चों पिथौरागढ़। ठीक है, ये चाइना के साथ ये 3 जनपद क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर सीमा साझा करते हैं। पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा जनपद है जो 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ भी करता है और चाइना के साथ भी करता है। आप याद रखिएगा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर देहरादून, ये फैक्ट बीच में आ गया, इसे भी याद कर लेना, ठीक है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई जो है ना वो 625 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जो दूसरे देशों के साथ जो उत्तराखंड की सीमा लगी हुई है उसकी लंबाई कितनी है? 625 किलोमीटर है, जिसमें चाइना के साथ हमारे उत्तराखंड की जो सीमा लगती है वो 350 किलोमीटर लगती है और नेपाल के साथ कितनी लगती है? 275 किलोमीटर लगती है। 350, 275, जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा, ठीक है, 625 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई पिथौरागढ़ ऐसा जनपद है जो 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल व तिब्बत के साथ। एकमात्र ऐसा जनपद है पूरे उत्तराखंड में जो 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की जो सबसे लंबी सीमा है, उत्तराखंड के चारों ओर कौन कौन है? एक और चाइना है, एक और नेपाल है, एक और यूपी है और एक और एचपी है यानी हिमाचल प्रदेश है। इन चारों में उत्तराखंड की जो सर्वाधिक लंबी सीमा लगती है बच्चों, वो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा लगती है उसमें जो मैंने आपको बताया था कि 5 हमारे उत्तराखंड के ऐसे जनपद हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, पौड़ी हो गया, नैनीताल हो गया और हो गया हमारा उधम सिंह नगर। इन 5 जनपदों में जो सर्वाधिक जो सीमा बनाता है यानी सबसे ज्यादा लंबी जो सीमा बनाता है, साझा करता है, वो करता है उधम सिंह नगर बच्चों। इन 5 जनपदों में सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है या सबसे ज्यादा जो लंबी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की, वो उधम सिंह नगर के साथ लगती है। आप यहां देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा प्यारा उत्तराखंड है और यूपी यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे कि ये हमारा उधम सिंह नगर है। क्या है? उधम सिंह नगर। और कितनी लंबी सीमा उत्तर प्रदेश की इसके साथ लगती है? तो सर्वाधिक जो सीमा है, सबसे लंबी जो सीमा लगती है वो उधम सिंह नगर के साथ लगती है बच्चों। सबसे कम जो सीमा लगती है वो नैनीताल के साथ लगती है। उसका कारण क्या है? बस इतनी सी हल्की सी, मैप में भी बहुत छोटा एरिया है जहां सीमा लगती है, ठीक है। हल्की सी सीमा नैनीताल के साथ भी उत्तर प्रदेश की लगती है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड के 5 ऐसे जनपद हैं जो यूपी के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, लेकिन मैंने यह नहीं बताया अभी तक कि यूपी के कितने जनपद हैं जिनकी सीमा उत्तराखंड से लगती है। तो बच्चों, यूपी के 7 जनपद हैं। कितने? 7 जनपद हैं जो हमारे प्यारे उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से में जनपद हैं? तो भैया सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है, पीलीभीत है। फुल्ली डिटेल में क्लास चलेगी बच्चों, क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी, ठीक है, यूके ट्रिपल एस सी फुल्ली डिटेल में ही प्रश्न पूछ रहा है, घुमा घुमा के प्रश्न पूछता है। तो हमें भी बच्चों फुल्ली डिटेल में पढ़ना होगा। आप ये ना समझे कि यार यूपी के जनपद कहां से आ गए अब, ठीक है। पूछ सकता है और पूछा हुआ है, ठीक है, पूछा हुआ है। देहरादून जनपद के बारे में पूछा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के कितने जनपद देहरादून जनपद के साथ में सीमा साझा करते हैं। हालांकि एक ही करता है, तो एक ही पूछा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के 5 जनपद यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं। यूपी के 7 जनपद उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं भैया। उत्तराखंड के तो 5 हैं, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। यूपी के साथ है, देहरादून के साथ जो सीमा लगती है वो सहारनपुर जनपद की लगती है।
हरिद्वार के साथ सहारनपुर की भी लगती है, मुजफ्फरनगर की भी लगती है और बिजनौर की भी लगती है। पौड़ी के साथ बिजनौर की लगती है, नैनीताल के साथ बिजनौर की लगती है, उधम सिंह नगर के साथ बिजनौर की भी लगती है, मुरादाबाद की भी लगती है, रामपुर की भी लगती है, बरेली की भी लगती है और पीलीभीत की भी लगती है। एक प्रश्न आप और नोट करना, यहाँ मैंने नोट्स में नहीं लिखा है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जनपद है जो उत्तराखंड के सर्वाधिक जनपदों के साथ सीमा साझा करता है, तो बच्चों बिजनौर है। क्योंकि बिजनौर की जो सीमा है वो हरिद्वार के साथ भी लगती है, पौड़ी के साथ भी लगती है, नैनीताल के साथ भी लगती है और उधम सिंह नगर के साथ भी लगती है। 4 जनपदों के साथ बिजनौर जनपद की सीमा लगती है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से जनपद हैं वो मैंने आपको बता दिया था, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत ये पूर्ण रूप से उधम सिंह नगर के साथ लगते हैं। ठीक है, ओके। बिजनौर उधम सिंह नगर के साथ भी सीमा साझा करता है, नैनीताल के, पौड़ी के और हरिद्वार के साथ भी सीमा साझा करता है। देहरादून के साथ केवल एक, सहारनपुर सीमा साझा करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए और अच्छे से पता करने के लिए हमें मैप का पता होना चाहिए। ठीक है, मैप का पता होना चाहिए। अब यहां आप देख सकते हैं ये सहारनपुर है, ठीक है, ये आपका क्या है, मुजफ्फरनगर है, ये बिजनौर है, ठीक है, ये क्या है, मुरादाबाद है, ये क्या है, रामपुर है। ठीक है, रामपुर के बाद में क्या आ जाता है बच्चों, बरेली और पीलीभीत। ठीक है, बरेली और पीलीभीत। ठीक है, ये बरेली है और ये पीलीभीत है। ठीक है, ये पीलीभीत है, ये बरेली है, ये रामपुर है, ये मुरादाबाद है, ये बिजनौर है, ये कौन है, मुजफ्फरनगर है और ये सहारनपुर है। और इनकी सीमा किसके साथ लग रही है, उत्तराखंड के 5 जनपदों के साथ सीमा लग रही है। ठीक है, ओके जी, आगे बढ़ते हैं, बस 1 मिनट आप रुकिए। चलिए, अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के 3 ऐसे जनपद हैं जो सीमा साझा करते हैं उत्तराखंड से। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उत्तराखंड के ऐसे 2 ही जनपद हैं, 2 ही जनपद, केवल देहरादून और उत्तरकाशी, देहरादून उत्तरकाशी, जो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के 3 जनपद हैं जो उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं, एक सिरमौर, एक शिमला, एक किन्नौर। अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर चलेंगे हिमाचल प्रदेश में तो सबसे पहले आएगा सिरमौर, फिर शिमला और फिर किन्नौर। सिरमौर के साथ केवल और केवल देहरादून जनपद सीमा साझा करता है, शिमला के साथ में देहरादून भी सीमा साझा करता है और उत्तरकाशी भी सीमा साझा करता है, और किन्नौर, किन्नौर के साथ में उत्तरकाशी जो हमारा जनपद है वह सीमा साझा करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के 2 जनपदों की सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है, ये हमने देख लिया था। ठीक है, यहाँ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का मैप होना चाहिए था, ये फोटो लगाना था हमारे क्लर्क महोदय को, लेकिन उन्होंने शायद भूल गए, कोई बात नहीं, आप देख लेना गूगल में। मैदानी जनपद हमारे पास, हमारे उत्तराखंड में केवल 2 हैं, हरिद्वार व उधम सिंह नगर। इनके अलावा जितने भी जनपद हैं वो सभी पर्वतीय जनपद है बच्चों। ठीक है, क्या है, पर्वतीय जनपद है। आंतरिक जनपद जो हमारे उत्तराखंड में है वो 4 हैं, टिहरी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा। किसे कहते हैं आंतरिक जनपद, जिनकी सीमाएं ना तो किसी राज्य से लग रही हो, ना किसी देश के साथ लग रही है। ठीक है, ना तो किसी राज्य के साथ लग रही हो और ना किसी देश के साथ लग रही हो। मैंने 4 ऐसे जनपद बताए हैं, एक टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर। ये रहा भैया टिहरी गढ़वाल। ठीक है, ये क्या है, टिहरी गढ़वाल है, ये क्या है, रुद्रप्रयाग है, ये क्या है, बागेश्वर है और ये है अल्मोड़ा। अब देखिए इनकी जो सीमाएं हैं लगभग लगभग ऐसी टिहरी गढ़वाल की सीमा है। इसकी सीमा क्या हिमाचल प्रदेश से लगती है, यूपी से लगती है, नेपाल से या चाइना से लग रही है, नहीं ना। इसी प्रकार रुद्रप्रयाग की नहीं लग रही, इसी प्रकार बागेश्वर की नहीं लग रही, इसी प्रकार अल्मोड़ा की नहीं लग रही। तो ये क्या है, ये आंतरिक जनपद हैं, अंदर के जनपद हैं। इनकी सीमाएं किसी राज्य या फिर किसी देश के साथ में नहीं लग रही है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बड़े प्यार से। अच्छा जी, ये जो 2 जनपद हैं टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग, ये गढ़वाल के जनपद हैं, जबकि अल्मोड़ा और बागेश्वर कुमाऊं के जनपद है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो 2 जनपद गढ़वाल के और 2 जनपद कुमाऊं के ऐसे हैं जो आंतरिक जनपद हैं, ये गढ़वाल के हैं और बागेश्वर और अल्मोड़ा कुमाऊं के जनपद।
ओके, आगे बढ़े। गढ़वाल के मात्र 2 जनपद चमोली व पौड़ी हैं जिनकी सीमा कुमाऊं से लगती है। क्या कह दिया, क्या कह दिया मास्टर जी ने? तो मास्टर जी ने कहा है भैया कि केवल गढ़वाल के 2 ऐसे जनपद है, चमोली और पौड़ी, जिनकी सीमा किससे लगती है? कुमाऊं से लगती है। अभी 1 मिनट आप रुकिए, ठीक है, इसे मैं डिलीट कर देता हूं ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। हो गया डिलीट, ओके। देखिए भैया, ब्लू कलर का पेन ले लेता हूं, थोड़ा और अच्छा आपको दिखाई देगा। ये है कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा, ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा, ये सीमा है। इधर गढ़वाल है, ये कुमाऊं है। इधर 7 जनपद है, इधर 6 जनपद है। गढ़वाल बड़ा है, कुमाऊं छोटा है। कितना बड़ा है कितना छोटा है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। गढ़वाल की जो सीमा है पूरे कुमाऊं के साथ वो लगती है, लेकिन कितने जनपद गढ़वाल के ऐसे हैं जो कुमाऊं के साथ स्पर्श करते हैं? तो केवल 2, केवल 2। कौन कौन से? एक चमोली और एक पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, हो गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो भैया यही बात कही गई है यहाँ, गढ़वाल के मात्र 2 जनपद ऐसे हैं, चमोली व पौड़ी, जिनकी सीमा हमारे प्यारे कुमाऊं से लगती है। अब बात कर लेते हैं कुमाऊं की। कुमाऊं के 4 ऐसे जनपद हैं जिनकी सीमा हमारे प्यारे गढ़वाल से लगती है। तो कुमाऊं के 4 जनपद कौन कौन से हैं? तो भैया बागेश्वर है, अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है और नैनीताल है। बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल ऐसे जनपद हैं जिनकी सीमाएं किससे लगती है? गढ़वाल से लगती है। ये भी देख लेते हैं मैप से, और अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, देखिए ये कुमाऊं है, ये गढ़वाल है, और कुमाऊं में अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर चले तो सबसे पहले पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल, इनकी सीमा लग रही है कि नहीं लग रही है? लग रही है ना। तो कुमाऊं के 4 ऐसे जनपद है जो सीमा साझा करते हैं गढ़वाल के साथ, जबकि गढ़वाल के 2 ही जनपद हैं जो सीमा साझा करते हैं कुमाऊं के साथ। ठीक है, यही बात मैं कहना चाहता था। आगे बढ़ते हैं। पूरे उत्तराखंड के जो 13 जनपद हैं उनमें पौड़ी एकमात्र ऐसा जनपद है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा जनपदों के साथ लगती है। और कितने जनपदों के साथ? 7 जनपदों के साथ। सर्वाधिक 7 जनपदों के साथ सीमा साझा करता है हमारा पौड़ी गढ़वाल। कौन कौन से हैं वे 7? हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली। ठीक है, कितने हो गए? 5। अल्मोड़ा, नैनीताल हो गए 7। ठीक है, जिसमें 5 जो जनपद हैं वो गढ़वाल के हैं और 2 जनपद अल्मोड़ा और नैनीताल कुमाऊं के हैं। गढ़वाल के केवल उत्तरकाशी जनपद को यदि छोड़ दिया जाए तो शेष सभी जो जनपद हैं वो पौड़ी गढ़वाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। अब हम पौड़ी को भी देख लेते हैं। ठीक है, पौड़ी को देख लेते हैं। डिलीट करूं फिर से ताकि स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ओके, चलिए अब तो दिखाई देगा। देखिए ये पौड़ी है, ये हमारा प्यारा पौड़ी जनपद है। ठीक है, इधर तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा, यहाँ बिजनौर जनपद है। ठीक है, यूपी का बिजनौर। अब उत्तराखंड के कितने जनपद लगते हैं? देखिए इधर से चलते हैं, हरिद्वार से शुरुआत करते हैं। हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल 3 हो गए, गिनते रहे ना। रुद्रप्रयाग 4, चमोली 5, अल्मोड़ा 6 और नैनीताल 7। ठीक है, तो 7 जनपद हैं उत्तराखंड के जिनके साथ में पौड़ी गढ़वाल जो जनपद है वो सीमा साझा करता है। इसमें यहां तक, ठीक है, चमोली तक, हरिद्वार से लेकर चमोली तक 5 जनपद है। चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, देहरादून और हरिद्वार जो गढ़वाल के हैं। बाकी अल्मोड़ा और नैनीताल कुमाऊं के हैं। अगर भारत की बात की जाए कि भारत के कितने जनपद लगते हैं आप पौड़ी गढ़वाल के, या फिर ऐसा कहा जाए कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कितने ऐसे जनपद हैं जो पौड़ी गढ़वाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो फिर हो जाएगा आंसर 8। ये नोट्स में आपको नहीं मिलेगा, ऐसे ही समझा रहा हूं, क्योंकि बिजनौर भी तो एक जनपद है, उत्तराखंड का ना हो, यूपी का तो है। तो कुल 8 जनपदों के साथ सीमा साझा करता है हमारा पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड के 7 और पूरे भारत के 8, या फिर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मिलाकर 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पौड़ी का किस्सा खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं, चमोली देख लेते हैं। चमोली के साथ जो सीमा साझा करते हैं, ठीक है, वो उत्तरकाशी करता है, रुद्रप्रयाग करता है, पौड़ी करता है। ये तो गढ़वाल के जनपद हुए।
पिथौरागढ़ करता है, बागेश्वर करता है, अल्मोड़ा करता है, ये कुमाऊं के जनपद हो गए। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारा चमोली है, पिथौरागढ़ करता है, बागेश्वर करता है, अल्मोड़ा करता है, पौड़ी करता है, रुद्रप्रयाग करता है और उत्तरकाशी करता है। तो आपको देखो बच्चों, मैप हमारे माइंड में सेट होना चाहिए। 2 से 3 प्रश्न हम जब एग्जाम में बैठते हैं ना, तो मैप के द्वारा ही वहां होते हैं। मैप, ये मैप मैंने क्यों लगाया है यहाँ पर? ठीक है, मैप क्यों लगाया है? अपनी सुविधा के लिए थोड़ा ही लगाया है। ठीक है, मुझे तो जितने भी ये फैक्ट हैं मैं वैसे ही मेरे माइंड में है, क्योंकि मैप मेरे माइंड के अंदर है। आपको भी जो मैप है, माइंड के अंदर का मतलब है मैप आपको फुल्ली आपको स्टडी करना होगा बच्चों। किस जनपद की सीमा किसके साथ लग रही है आपको पता होना चाहिए। आ जाता है एग्जाम में और हर दूसरी परीक्षा में आता है। ठीक है, आता है, तो पता होना चाहिए आपको। ये मैंने आपकी सुविधा के लिए लगाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा जनपद के साथ भी चमोली जनपद के भांति ही 6 जनपद सीमा बनाते हैं। चमोली, पौड़ी ये तो गढ़वाल के हैं, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल ये सभी के सभी कुमाऊं के जनपद हैं। ठीक है, तो ये 6 जनपद आपको पता होना चाहिए, अल्मोड़ा के साथ सीमा साझा करते हैं। वहीं देहरादून के साथ भी 4 उत्तराखंड के 4 जनपद सीमा साझा करते हैं, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल और हरिद्वार। ठीक है, योजना आयोग की सिफारिश पर बच्चों अप्रैल 2001 में, ठीक है, अप्रैल 2001 में उत्तराखंड को दिया गया, योजना आयोग की सिफारिश पर अप्रैल 2001 में उत्तराखंड को क्या दिया गया? विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, योजना आयोग की सिफारिश पर अप्रैल 2001 में उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 2001 में ही उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया था। ठीक है, और प्रतीक चिन्ह हम अब देखेंगे ही। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम राज्य चिन्ह देख लेते हैं। राज्य चिन्ह, ठीक है, और इस राज्य चिन्ह का जो प्रशासनिक कार्य वगैरह होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमारा जो राज्य के चिन्ह है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला है। श्रृंखला दिखा दूं? एक चोटी ये रही बच्चों, एक चोटी ये रही और एक चोटी ये रही। ठीक है, तो 3 चोटी हैं इसमें। ओके, मध्य जो चोटी है वो अन्य चोटियों से ऊंची है, बीच की जो चोटी है वो अन्य दोनों चोटियों से लंबी है। ठीक है, ऊंची है और वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, राज्य के भौगोलिक स्वरूप की इसमें झलक दिखाई देती है। देखिए, जब पहाड़ हमें दिखाई दे रहे हैं ना, 3 चोटी हमें दिखाई दी। अब हमारा उत्तराखंड जनपद कैसा है? पर्वतीय जनपद है ना, तो हमारे पर्वतीय जनपद नहीं, पर्वतीय राज्य। ठीक है, तो हमारा जो राज्य है वो क्या है? पर्वतीय राज्य है। ठीक है, तो भौगोलिक स्वरूप की हमें झलक दिखाई देती है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में पर्वतों की कमी तो नहीं, चोटियों की कमी तो नहीं। महान हिमालय हो, लघु हिमालय हो, इसमें हिमालय की भर भर के चोटियां हैं। तो भौगोलिक स्वरूप की हमें झलक दिखाई देती है हमारे उत्तराखंड में। साथ ही साथ हमारे उत्तराखंड में इस चिन्ह में 4 गंगा की लहरें भी दिखाई देती हैं। ठीक है, 4 गंगा की लहरें, क्रमागत लहरें हमें दिखाई देती है। अब अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग नाम भी नदियों के दिए गए हैं। गंगा के साथ रामगंगा बताई गई है, यमुना बताई गई है, काली नदी बताई गई है। ठीक है, लेकिन आप 4 गंगा की लहरें ही याद कर लेना बस। अगर एग्जाम में पूछा भी गया, हालांकि यह प्रश्न कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मान लीजिए पूछा जाए तो केवल इतना ही पूछा जाएगा कि हमारा जो राज्य चिन्ह है उस पर जो लहरें हैं वो कितनी है, उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, जो मध्य की चोटी है बच्चों, ये जो मध्य की चोटी है, ठीक है, इसमें हमें अशोक लाट अंकित दिखाई देती है। ये जो आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है यही है अशोक लाट, और अशोक लाट के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ये शायद आपको ना दिखाई दे, लेकिन यहां इसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ठीक है, तो ये हमारा उत्तराखंड का चिन्ह है, सत्यमेव जयते। कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये भी आप याद कर लेना, मुंडको उपनिषद। ठीक है, मुंडको उपनिषद। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और राज्य के जो प्रतीक चिन्ह हैं इनको कब अपनाया गया था? 9 नवंबर वर्ष 2000 को अपनाया गया था। राज्य का जो ये ऊपर हमने प्रतीक चिन्ह देखा है, इसे कब अपनाया गया था? 9 नवंबर वर्ष 2000 को अपनाया गया था। अब हम देख लेते हैं राज्य पुष्प। राज्य जो पुष्प है बच्चों वो हमारा है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल का जो वैज्ञानिक नाम है, ये आप ब्रह्म कमल देख सकते हैं। तो ब्रह्म कमल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है बच्चों सोसोरिया ऑब्वेल्टा। ठीक है, सोसोरिया ऑब्वेल्टा
इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है, याद रखिएगा। और ये एक पूर्ण रूप से पर्वतीय पुष्प है जो कि पाया जाता है हमारे हिमालय में, उत्तराखंड के हिमालय में 4800 मीटर से 600 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ब्रह्म कमल है। ओके, पूरे विश्व में ब्रह्म कमल की 210 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से 24 जो प्रजाति है हमारे उत्तराखंड में भी पाई जाती है। ठीक है, उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजाति पाई जाती है, 24, पूरे विश्व में 210, याद रखोगे। ओके, स्थानीय भाषा में ब्रह्म कमल को कोल पदम कहते हैं। क्या कहते हैं, कोल पदम कहते हैं। और इस पुष्प की जो ऊंचाई होती है वो 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। खिलने का समय जुलाई से सितंबर होता है। ठीक है, कश्मीर में ब्रह्म कमल को गलगल कहते हैं, नेपाल में टोप गोला कहते हैं, हिमाचल में दूधा फल कहते हैं। ठीक है, याद रखोगे, हिमाचल में क्या कहते हैं, दूधा फल कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ जो हमारे भगवान शिव का मंदिर है, उसमें ब्रह्म कमल को अर्पित किया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि पूरे विश्व में 210 प्रजातियां हैं किसकी, ब्रह्म कमल की, और उत्तराखंड में कितनी है, 24 है। ठीक है, यहां आप देख सकते हैं 24 है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो प्रजाति यहां पाई जाती हैं हमारे उत्तराखंड में, उन्हें देख लेते हैं। देखिए, सोसोरिया लंपा, ये ब्रह्म कमल से संबंधित ही एक प्रजाति है। सोसोरिया सिमेसोनिया, ये भी ब्रह्म कमल से संबंधित एक प्रजाति है जो कि उत्तराखंड में पाई जाती है। सोसोरिया ग्रामीफोलिया, जिसे फेन कमल भी कहते हैं, ये भी ब्रह्म कमल से संबंधित ही एक प्रजाति है। और सोसोरिया ग्रासोफिफेरा, जिसे कस्तूरा कमल कहते हैं। और ये सभी की सभी जो महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं ये हमारे उत्तराखंड में ही मिलती हैं बच्चों। ठीक है, तो इन्हें भी आप याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। राज्य वृक्ष देख लेते हैं। हमारा जो राज्य वृक्ष है वो बुरांस है। वैज्ञानिक नाम है इसका रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। ठीक है, क्या है, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम हमारे राज्य के वृक्ष बुरांस का वैज्ञानिक नाम है। और ये विशुद्ध पर्वतीय वृक्ष है और हमारे यहाँ उत्तराखंड में हिमालय क्षेत्र में 1500 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, इसका जो रंग होता है ना वो चटक लाल होता है, देख सकते हो आप, चटक लाल। आगे बढ़ते हैं। 11,000 फीट की ऊंचाई तक जाते जाते पहुंचते पहुंचते इसका जो रंग है वो चटक लाल नहीं, सफेद होने लगता है। ठीक है, और 11,000 फीट की ऊंचाई पर तो प्योर सफेद दिखाई देता है। ब्रह्म कमल का नहीं, बुरांस का। ठीक है, बुरांस का जो कुल है बच्चों वो एरिकेशी है। एरिकेशी कुल का ये पौधा है। ठीक है, एरिकेशी कुल का ये वृक्ष है, याद रखिएगा। ठीक है, नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो बुरांस है, लेकिन इसे नेपाल में बुरांस नहीं गुरांस कहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है, ये राजकीय वृक्ष है, जबकि नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है, क्योंकि बुरांस पे पुष्प भी बहुत सुंदर आते हैं। तो नेपाल में क्या है, गुरांस जो यानी बुरांस राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है, वही हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का भी ये राजकीय पुष्प है बच्चों। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इसे बुरांसो कहते हैं, नेपाल में इसे गुरांस कहते हैं और कन्नड़ में इसे बिली कहते हैं। कन्नड़ का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां भी ये पाया जाता है। खिलने का जो समय होता है बच्चों बुरांस का वो फरवरी से अप्रैल होता है। ठीक है, ऊंचाई जो होती है इसकी हमारे बुरांस की वो 20 से 25 फीट होती है। कितनी, 20 से 25 फीट होती है। वन संरक्षण अधिनियम 1974 के तहत बुरांस जो है ना एक संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया, यानी आप इसे काट नहीं सकते। ठीक है, हृदय रोग में बुरांस का जो जूस होता है, बुरांस के फूलों का जो जूस होता है बहुत ज्यादा लाभकारी होता है और पर्वतीय क्षेत्रों में जगह जगह मिलता है। और ये बात 100% सत्य है कि बुरांस का जो जूस है ना बच्चों, वो अगर हृदय कोई रोगी है उसे अगर पिलाया जाता है तो इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, डायबिटीज, देखिए बुरांस के जो फूल है ना उसमें मिथेनॉल होता है और मिथेनॉल जो होता है ना वो डायबिटीज के लिए फायदेमंद होता है। तो डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उन्हें भी बुरांस के जो पुष्प होते हैं उनका चूर्ण या फिर जूस दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं राज्य पशु। राज्य पशु, ओके, क्लास हो चुकी है हमारी 49 मिनट की। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, राज्य पशु हम देखेंगे। ठीक है, यहां से फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। राज्य जो पशु है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और बच्चों पूरी लगन पूरी मेहनत के साथ आप पढ़ते रहिए, इसके आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। नोट्स तो ये जो आप देख रहे हैं मिलेंगे और नोट्स इस तरीके से बनाए गए हैं ताकि बहुत ही आसानी से बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है,
समझ में आ जाए। इनमें बहुत ज़्यादा आकर्षण पैदा नहीं किया गया है, इस तरीके से इनका निर्माण किया जा रहा है कि बच्चों को एकदम से समझ में आ जाए, ठीक है। और इस प्रकार के जो नोट्स होते हैं ना, तो पुस्तकों में थोड़ा सा जब हम फैक्ट्स को पढ़ते हैं वे पढ़ने में भारी होते हैं, लेकिन इस प्रकार के जो फैक्ट्स होते हैं इन्हें आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये जो नोट्स आपके लिए इनका निर्माण किया गया है, इन्हें आप थोड़ा सा सीरियस लीजिए, प्रैक्टिस सेट को सीरियस लेना और इस क्लास को भी सीरियस लेना बच्चों, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।